हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो जी। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खास होगा। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, तो केवल ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन यानी कि केवल ऑप्शनल क्वेश्चन को पढ़ करके आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। अच्छा नंबर किसको बोलते हैं सर? अच्छा नंबर उसको बोलते हैं जिसमें अगर 500 का एग्जाम हो रहा तो कम से कम 400 प्लस यानी कि 80% प्लस आपको आता है, तब अच्छा नंबर कहलाता है। ठीक है ना। 80% बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि अपने मैट्रिक एग्जाम में 80% से ज़्यादा नंबर लाएं तो आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो हर कोई बनाता है। ठीक है ना। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कितने सारे बच्चे हैं जिनको वो ऑब्जेक्टिव याद है या नहीं। इस वीडियो से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत बेहतरीन से मैं आपको समझाने वाला हूं। और आप जो एक बार शिकायत करते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, आपको इस वीडियो में याद करने का तरीका ही मालूम चलेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें। आप वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है ना। और ये हमारा देखिए जुनून बैच अभी चल रहा है फिलहाल। यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर है, किन्हीं बच्चों को चाहिए जुनून बैच पूरा पेड कोर्स तो ले सकते हो। चलिए, तो साइंस क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल देखिए आप ध्यान से। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये आपने पढ़ा होगा मानव नेत्र चैप्टर में। नेत्र की समंजन क्षमता, इस समंजन क्षमता, जिस दिन सवाल को आप समझ जाइएगा ना, जवाब आपको उसी में मिला हुआ है। सवाल में ही जवाब है। सवाल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रश्न के जो वर्ड है ना, जो शब्द है, उसी शब्द का मतलब ही जवाब बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र मतलब आंख होता है। अब सर यहाँ पे एक नया वर्ड है समंजन क्षमता। क्षमता मतलब भी समझ में आ गया। क्षमता मतलब क्या होता है? ताकत, पावर। अब समंजन एक नया वर्ड आ गया, समंजन। समंजन को हम ऐसे बोलते हैं मैनेज करना, समायोजित करना। जैसे कि घर मेहमान आया या शादी वादी हो रही तो देखते हैं मैनेज करते हैं, है ना, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, है ना। तो शादी भी हम देखिए कोई एक आदमी रहेगा जो मैनेज करने वाला रहेगा, ई लाओ रे, ई घट गया, ई घट गया। ऐसे हमारे नेत्र में भी एक पावर है जो मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? समायोजित करता है। क्या करता है समायोजित? तो ये फोकस को समायोजित करता है। फोकस, जैसे देखिए हमको यहाँ पे देखना है तो अभी फोकस यहाँ पे चल गया, बाकी चारों ओर देखिए। अगर आप ऐसे करके हाथ करके देखते हो तो पूरी नज़र यहाँ पे रखो तो आप वो देखोगे कि आसपास की जो चीज़ें नज़र आ रही है लेकिन वो धुंधला नज़र आती है, ब्लर नज़र आती है, क्योंकि फोकस आपका यहाँ पे है। आपका फोकस यहाँ पे हो गया और तुरंत हम दूर देखेंगे तो तुरंत फोकस दूर पे चल जाएगा। कैमरा में अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो उसको जूम करते हैं, या तो अगर DSLR कैमरा तो इसको ऐसे घुमा घुमा के जूम करते हैं। लेकिन आंखों में ऐसी पावर ने कुदरत ने दे रखी है कि आप बस जिधर देखना चाहिएगा वहां पे फोकस हो जाएगा, जिधर देखना चाहते हो वहां पे फोकस हो जाएगा। तो फोकस करने के लिए आपको दिमाग को ये बताना नहीं पड़ेगा उधर हमको देखना है, फोकस करो, बस आंख उठाइए, देखिए, फोकस हो जाएगा। तो यही पावर कहलाता है समंजन। तो आंखों में फोकस को समायोजित करने की जो क्षमता है ना, कि कभी कम कर दे रहा, कभी दूर कर दे रहा, कभी नजदीक कर दे रहा, कभी एकदम दूर कर दे रहा, तो ये क्षमता आंखों में है ना। इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। देखिए लिखा हुआ, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मतलब घटाना है तो घटा लेता है, बढ़ाना तो बढ़ा लेता है। समझ में आ गया? यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की आंखों में ये क्षमता की कमी हो जाए, किसी की आंखों में समायोजन की क्षमता नहीं हो पा रही है, उसकी आंखों में बीमारी हो जाएगी, चाहे नज़दीक वाला चाहे दूर वाला, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, याद हो गया ना। सवाल है विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण मात्रक लिखे। विद्युत धारा क्या है? विद्युत मतलब क्या होता है? समझिए ध्यान से, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। इस शब्द का मतलब समझ आइएगा, आपका जवाब रेडी है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत मतलब क्या होता है? बिजली। धारा मतलब क्या होता है? करंट। जैसे पानी की धारा तो पानी बह रही है, वैसे बिजली की धारा तो बिजली बहती है। अब यहाँ बोला बिजली की धारा क्या है, तो ऐसे तो हम एक डेफिनेशन ऐसे याद किए होंगे कि आवेशों का प्रवाह, आवेश प्रवाह हो रही है, एक धारा में बह रही है तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा।
तो एक वो भी डिफिनेशन है, लेकिन सबसे बेस्ट डिफिनेशन ये कहलाएगा कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये चालक, ये तार क्या है, तार एक चालक पदार्थ है क्योंकि इसमें करंट जाता है। अब तार में जो चालक बोला, किसी चालक में आवेश, आवेश मतलब क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। तो चालक में जो आवेश जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कुछ तो होगा ना दर, किस हिसाब से जा रहा है, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कुछ तो होगा ना। जैसे कैसे वोल्टेज कम रहता है तो बिजली स्लो चलती है, बल्ब धीरे जलता है। अब वोल्टेज बढ़ा दीजिए, बल्ब तेज जलेगा। तो वोल्टेज बढ़ने से मतलब क्या हो रहा कि धारा, आवेशों का प्रवाह स्पीड हो गया। अब वोल्टेज धीरे हुआ मतलब आवेश धीरे धीरे जा रहा। तो जब वोल्टेज बढ़ाए थे तो उसका दर बढ़ गया, प्रति सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, और जब कम किए थे तो भाई स्लो बढ़ रहा था। तो वही बोला गया, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर एक से यहाँ पे लिखेंगे, अगर एक सेकंड में, यहाँ पे एक छूट गया, अगर एक सेकंड में चालक से बहने वाला आवेश क्यू, अच्छा सेकंड लिखें, अगर सेकंड में एस, अगर सेकंड में चालक से बहने वाला आवेश क्यू हो तो धारा का मान क्या होगा। मतलब एक फॉर्मूला है, पहले तो आपका डिफिनेशन यहीं तक हो गया। लेकिन अगर बोल रहा कि क्या बोल रहा, जो टाइम हो प्रति सेकंड है ना, अगर प्रति सेकंड में चालक से बहने वाला आवेश क्यू हो, मतलब एक सेकंड में बोलते हैं, यह प्रति लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर प्रति सेकंड में चालक से बहने वाला आवेश क्यू हो तो प्रति सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, क्यू आवेश बह रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, आई का। तो आई बराबर क्यू बाई टी एक फॉर्मूला बन जाता है। फिर बोलता है चालक का समीकरण लिखिए, लिख दिए समीकरण, धारा का समीकरण लिख दिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बोल रहा, तो इसको विद्युत धारा को कैसे मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर इसका मात्रक है। और किससे मापा जाता है, एमीटर एक मशीन है, एक यंत्र है। एमीटर एक यंत्र है जिससे मापा जाता है विद्युत धारा कि कितना करंट जा रहा। तो कितना जा रहा, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर से, ये मात्रक है। और मशीन का नाम क्या है, एमीटर। ठीक है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। इस फोटो के देख के आप बता सकते हैं। हमारे पास 2 दर्पण पड़े, उत्तल अवतल, एक समतल भी है। तो ये देखिए, इसको देख के आप बताइए, ये जो आईना आपको दिख रहा है, जो दर्पण दिख रहा है, गाड़ी में देखे होंगे ना, 4 व्हीलर गाड़ी में या मोटरसाइकिल में कितना छोटा है, इतना बड़ा आईना रहेगा। कार में इतना बड़ा रहेगा, बस में लंबा जैसा रहता है। अब सोचिए छोटा सा आईना है, उसमें देखिए कितना बड़ा बड़ा सीन दिख रहा है। पीछे बड़का को पेड़ दिख जा रहा, पूरा एरिया दिख जा रहा, कोई भी गाड़ी आगे दिख जाएगा। मतलब छोटा सा आईना में जो फोटो है ना, उसका छोटा छोटा फोटो बना के दिखा देता हमको। अगर समतल दर्पण लगा देंगे तो बराबर दिखा देगा, जितना बड़ा रहेगा उतना दिख जाएगा। लेकिन हमको पीछे का पेड़ को छोटा करके दिखा रहा है और बड़ा एरिया कवर हो रहा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ जो फोटो बनेगा वो रियल बन रहा है। अगर गाड़ी आ रही है तो आपको दिखेगा गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। पेड़ अगर है इधर दाएं तो दाएं तरफ दिख रहा, बाएं तो बाएं तरफ दिख रहा। ये तो खूबी है। अगर ये खूबी इसमें नहीं होती तो इसका इस्तेमाल क्यों करते फिर। अब ये बोला गया, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण, पश्च दर्पण मतलब क्या हुआ, साइड मिरर। क्या होता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये मेन पॉइंट आपका हो गया, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक है। आभासी बनाता है और कैसे बनाता है, सीधा बनाता है, सीधा बनता है, ठीक है ना, और वस्तु से छोटा बनता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। देख रहे हैं, छोटा सा दर्पण में है, छोटा सा दर्पण में बड़ा क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होते हैं, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत सारे बड़े क्षेत्रों को देख सकते हैं। ये लिखना आपको है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तन, कोई पीतल का बर्तन हो या कोई तांबे का बर्तन हो, उसमें खट्टे पदार्थ हमें क्यों नहीं रखने चाहिए। आप समझते हैं पीतल क्या करता है भाई खट्टे पदार्थ के साथ, या खट्टे पदार्थ पीतल के साथ क्या करता है, यानी कि अम्ल को नहीं रखना चाहिए पीतल या तांबे में। क्यों, आप घर में अपनी मम्मी से या दीदी से, बहन से पूछिएगा तो बताएगा आपको। ये तो पूरा इसलिए बताएगा, लेकिन बताएगा कि खराब हो जाता है।
समझते हैं। पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थों में क्या होता है, एसिड मौजूद होता है। सबसे मेन पॉइंट, जो भी खट्टा पदार्थ है उसमें क्या है, अम्ल है, एसिड है, और वो धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके जहरीले लवण निर्माण करते हैं। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जो पदार्थ बनता है वो भी हमारे बॉडी के लिए खतरा है, खतरनाक है, विनाशकारी है। तो अगर कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो जहरीले पदार्थ बनता है। इसीलिए हमें तांबे या पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। खाने के तो खा लेंगे, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, दही भर देते हैं बहुत लोग, है ना, दही भर के रख देते हैं, जो कि खट्टे पदार्थ है और तुरंत अटैक नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे ये नुकसान करता है बॉडी में, ठीक है। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? अब इसका जो नेचर है समझते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक कॉपर सल्फेट है, ये CuSO4 है, CuSO4 है। ये कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, देख रहे हैं आपको, नीला रंग आपको दिख रहा होगा। और इसमें एक कील डाल दिए, कांटे डाल दिए लोहा वाला। आधा एक घंटा बाद क्या देख रहे हैं कि अब इसका रंग जो नीला से क्या हो गया, हरा हो गया। कुछ हरापन दिख रहा है आपको, क्यों बदल गया रंग, ये बताना है। तो देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। भूरे रंग नहीं, अच्छा सॉरी, वो हरे रंग का हो जाता है। भूरे मतलब हरे, चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करता है। ये मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो देखिए, ये समझिए, कॉपर सल्फेट है, यहाँ समझे, ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट, ये लोहा, ये मिला दिए। जैसे समझिए ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके अंदर लोहा मिला है। तो लोहा में खूबी क्या है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है लोहा, जल्दी अभिक्रिया करता है, यानी कि पावरफुल है लोहा। तो जो पावरफुल रहेगा वो कमज़ोर को तो मार देगा, हरा देगा। यहाँ पर वही काम हो रहा, कॉपर कमज़ोर है, लोहा पावरफुल है। ये क्या बोलेगा, तुम यहाँ से निकल जाओ भाई, और हम आ जाएंगे सल्फर के पास। तो जहाँ पर कॉपर था वहाँ पे चल गया लोहा, और जहाँ पे लोहा था वहाँ पे क्या हो गया, कॉपर चला गया। तो अब ये बन गया फेरस सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट था नीला रंग का, अब ये जैसे अभिक्रिया किया तो क्या हो गया, हरा रंग बन गया। कारण क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को लोहा का कर दिया, हटा दिया। क्यों बोला गया, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया, और आयरन सल्फेट बना लिया। गलती लिखा गया, हाँ ठीक है, आयरन सल्फेट बोल सकते, फेरस सल्फेट, चूंकि आयरन मतलब लोहा होता है, इसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। और आयरन सल्फेट बना देता है, आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, लोहा जो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्रियाशील होता है, इसीलिए। तो मेन पॉइंट यही है कि लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील, इसीलिए कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, जगह उसका बदल दिया। और जब कॉपर मिल गया सल्फेट में, जब लोहा सल्फेट में मिलेगा तो रंग हरा होगा, और जब कॉपर सल्फेट में मिलेगा तो रंग नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो यौगिक आयनिक होता है, आयनिक यौगिक जो होता है उसका गलनांक उच्च क्यों होता है? आप समझते सर आयनिक यौगिक होता क्या? सिंपल समझिए पहले, आयनिक यौगिक कहते किसे? आयनिक यौगिक में क्या रहेगा, धातु, जब धातु और अधातु, जब धातु और धातु मिल के कोई यौगिक बनाता है तो उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। जैसे देखिए, जैसे कि सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या है, आयनिक यौगिक है। अभी बोला कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका गलनांक उच्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा देर में गलता है, बहुत ज़्यादा मतलब हीट लेने के बाद वो गलता है। तो बोला कि आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। तो देखिए, सोडियम और क्लोरीन के बीच, यानी कि जो आयनिक यौगिक होता है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, बहुत स्ट्रांग बनता है। वही बोला गया है कि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल बनता है। जो आयनिक जो बल बन रहा है बहुत पावरफुल बन रहा है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। अगर NaCl को हमको तोड़ना है, सोडियम को अलग करना है, क्लोरीन को अलग करना है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए उसको, तब वो अलग हो पाएगा, क्योंकि जुड़ा है, ठीक है, बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है।
तो सिंपल समझिए कि सोडियम क्लोरीन जो है आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के एग्जाम्पल दिए, कुछ भी रह सकता है, धातु अधातु। तो धातु अधातु मिलने के बाद ही बनेगा आयनिक यौगिक। आपके ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है इनमें से कौन आयनिक यौगिक है, तो समझ जाइएगा धातु अधातु मिला रहेगा, जिस यौगिक में धातु अधातु रहेगा वही कहलाएगा आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक के बीच में बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगा, तब वो जाके गलेगा। ठीक है। पादप हार्मोन क्या होता है? पौधों में कुछ हार्मोन है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पौधा बढ़ रहा है, फल निकल रहा है, बड़ा हो रहा है, फूल देखिए मुरझा गया, फूल खिल गया, तो पौधा में तो है कुछ हार्मोन है, तब तो हो रहा। तो पादपों में पाया जाने वाला वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा पौधों का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो पेड़ पौधों में कुछ केमिकल पदार्थ होता है और उसी केमिकल पदार्थ की वजह से पेड़ पौधों का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। मतलब पेड़ पौधा कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, पेड़ पौधे में फल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, फूल बनेगा, पत्तियां मुरझा जाएगी, फल पकेगा, इसको बोला गया नियंत्रण एवं समन्वय। कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। तो सिंपल बोलेंगे जो हार्मोन होता है, पादप मतलब पौधा, पौधा में हार्मोन क्या है? तो पौधों में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो पौधों में क्या करता है, पौधों का क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय करता है, उसी रासायनिक पदार्थ को कहते हैं क्या, पादप हार्मोन। इसका दूसरा नाम भी है फाइटो हार्मोन। ऐसे लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल बोलेगा, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, 5 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। ऑक्सिन एक है, पादप हार्मोन है, ठीक है ना, जिबरेलिन है, पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन है, और फिर एथिलीन है, फिर एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है। ये 5 पादप हार्मोन है, ठीक है। तो इतनी बात को आप याद करना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निषेचन किसे कहते हैं? आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए जब नर युग्मक के शुक्राणु और मादा युग्मक के अंडाणु, ठीक है, नर युग्मक मतलब क्या हुआ, नर मतलब मेल हो गया, पुरुष, तो पुरुष जाति का शुक्राणु, ठीक है ना, और मादा का मतलब औरत का अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यहाँ समझिए, ये आप फिगर से समझते हैं आप ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से जो जा रहा है, ये क्या है? शुक्राणु है। ये क्या है? शुक्राणु। ये नर हार्मोन से निकलता है, नर जनन अंग से निकलता है, यानी कि विरसन से निकलता है, ठीक है ना। और ये है अंडाणु जो कि मादा में पाया जाता है। अब ये शुक्राणु अंडाणु जब मिलेगा तो ऐसे बनेगा, देख रहे हैं कुछ इसी को ऐसे भी दिखाया गया है, इसी डायग्राम को, मतलब इसको और 3D बनाया गया है। तो ये इसके अंदर एक शुक्राणु ही एंट्री करेगा, हर बार एक ही होता है, ठीक है, एक शुक्राणु एंट्री करेगा तो लास्ट में क्या होगा, जायगोट बनना शुरू हो जाएगा। यही जो है ना धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर एक बेबी का निर्माण हो जाएगा। तो शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? जायगोट कहलाता है, ठीक है। और वही जायगोट फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो बेबी बन जाता है, बच्चा बन जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। ये निषेचन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। और फिर वही विभाजन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब इंसान का सबसे छोटा रूप भ्रूण, जैसे बीज में क्या होता है, पौधा में बीज होता है, बीज पहले अंकुरित होता है, वैसे ही मानव में क्या होता है, युग्मनज मतलब शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, और इसी क्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो युग्मनज के बाद क्या होता है, वही जो विभाजक युग्मनज जो अब जो ये दिख रहा है ना, ये टूटेगा 2 भाग में, कोशिका डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा, छोटा एकदम छोटा बेबी बनेगा, ठीक है। श्वसन की परिभाषा दें, श्वसन किसे कहते हैं? सिंपल सा इसको बोल सकते हैं, श्वसन क्या है? जैसे देखिए ये वातावरण में ढेर सारा ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, और जो हमने लिया था ऑक्सीजन तो रिएक्शन हुआ, CO2 बना, उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का शरीर के अंदर में लेना और शरीर के अंदर से CO2 बाहर निकालना, यही कहलाता है क्या? श्वसन कहलाता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, क्या कि श्वसन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है
जिसमें ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण में होता है। तो थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है कि श्वसन एक प्रकार क्या है, जैव प्रक्रम का प्रकार है, और उसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं में पहुंचता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन लेते हैं कहाँ पहुंचता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, इसका कोशिकीय ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कोशिका का ईंधन तो ही तो है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमने ऑक्सीजन लिया, शरीर के अंदर गया, कोशिका में गया, वहाँ उसका ऑक्सीकरण हुआ, फिर क्या बना, CO2 बना, ऊर्जा बना, पानी बना। इसी को बोलते हैं श्वसन। अगर आपको इतना लंबा याद नहीं होता है तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करना या लेना, और फिर शरीर में बना हुआ CO2 बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। अगर ये याद ना हो तो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब नए से, हाँ तो हो जाएगा जी, ठीक है। DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, प्रकृति बनना होगा। DNA की प्रकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, जनन के लिए क्यों आवश्यक है। DNA आप समझते हैं, ये DNA का फिगर दिया हुआ है। DNA गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। DNA का होता है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, गुणसूत्र समझ, क्रोमोसोम। तो DNA जो है क्रोमोसोम पर जो है स्थिर होता है, मतलब वो डिपेंड होता है क्रोमोसोम के अनुसार, जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो DNA कहाँ होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है। यह जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जनन की विशेष सूचना, जैसे कि माता पिता से जो न्यू बेबी का निर्माण होता है ना, तो माता पिता के अंदर जो गुण है वही गुण आएगा उसके बच्चों में आएगा। तो ये मैसेज कहाँ होता है, ये मैसेज होता है DNA में, ठीक है ना। तो ये बोला गया है कि सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है DNA के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो माता पिता के उससे उसके संतान में जाता है। तो DNA में ही मैसेज होता है छुपा हुआ, कि माता पिता का ही मैसेज उसके औलाद में आएगा। हर माता पिता का अपना अपना है, ठीक है। तो जो भी माता पिता है उसका मैसेज जाता रहता है DNA में, और उसका जो औलाद होगा वो उसी माता पिता के जैसा रूपरेखा में होगा, चाहे बातचीत में होगा, चाल चलन होगा, है ना, या तो बॉडी की बनावट में होगा, आंखों के रंग में होगा, समझ में आया। तो माता पिता का जो मैसेज का होता है DNA में होता है। तो ये बोला DNA की प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। अगर DNA की प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक नहीं रहेगा तो फिर माता पिता से अलग हो जाएगा बच्चा, कुछ भी गुण मैच नहीं करेगा, फिर पहचानेंगे कैसे कि किसका बच्चा कौन किसका बच्चा है। तो देखते हैं ना कि माँ बाप का जो रूपरेखा बच्चों में आता है, शक्ल है ना, आचरण बच्चों में आता है। क्यों, क्योंकि माता पिता का गुण उसके बच्चों में जाता है DNA की वजह से। तो DNA को बोलते हैं आनुवांशिक गुणों का संदेश इसमें मौजूद होता है। इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, पूरा कमेंट कीजिएगा। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 10 में से कितना सही बनाया या कितना आपको याद है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट हो, कोई बातें हो, कोई रिएक्शन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।